Hey everyone, welcome back to the second part of Carbon and its Compound for class 10th by one and only me. So let's quickly dive in the lecture and let us pick up from where we have left in the first lecture. Let's start. I hope I'm clearly audible, if not visible. Let's begin guys. अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो हाइड्रोकार्बन्स थे. हाइड्रोकार्बन्स का मतलब ऐसा कंपाउंड जो कार्बन या हाइड्रोजन से मिलके बना हुआ हो. क्या हो अगर ये जो हाइड्रोजन है इनको रिप्लेस कर दिया जाए कोई स्पेशल ग्रुप से, जैसे कि OH हो गया, जैसे कि COOH हो गया. कोई स्पेशल ग्रुप्स हों या कोई स्पेशल, मान लो H की जगह हमने F लगा दिया या Cl लगा दिया, तब इनको हम कहेंगे फंक्शनल ग्रुप. H को हटा के, जैसे कि जो हम काम करवाते थे H से क्या काम हम करवाते थे? कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने का काम. वो काम हम अगर किसी और एटम से करवाने लगे, H का वही काम अगर हम किसी और एटम से करवाने लगे तो उसे हम बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप. और फंक्शनल ग्रुप ना हर फैमिली की एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होती है. धीरे धीरे आपको समझ आएगा कैसे. इन हाइड्रोकार्बन चेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय अदर एटम्स. एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम को अगर दूसरा एटम रिप्लेस करने लगे इन अकॉर्डेंस विद देयर वैलेंसीज, दीज आर कॉल्ड हेटेरो एटम. कोई ऐसे एटम जैसे कि F हो गया, Cl हो गया, Br हो गया, ये सब अगर रिप्लेस करना शुरू कर दें H को, अगर H का जो काम है कि कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करना, वो अगर कोई और ग्रुप करने लगे उसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप. और उन एटम्स को कहते हैं हेटेरो एटम. हेटेरो मतलब क्या होता है? डिफरेंट. H से डिफरेंट अगर कोई एटम है तो उसे हम बोलेंगे हेटेरो एटम. और इन स्पेसिफिक ग्रुप्स को, जैसे कि OH हो गया, इन ग्रुप्स को हम बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप. देखते जाते हैं, आगे जाने पे हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी. हेटेरो एटम एक एटम भी हो सकता है या तो ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं. हो सकता है वो सिर्फ F हो सकता है वो सिर्फ Cl हो, या हो सकता है वो OH हो, या हो सकता है वो COOH हो. कुछ भी हो सकता है. ऐसा है जो कार्बन कंपाउंड को रिएक्टिव बनाए और डिसाइड करे उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, इनको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप. जैसे हर फैमिली का एक स्पेसिफिक सरनेम होता है ना, उसी तरह ये फंक्शनल ग्रुप्स भी हैं. फंक्शनल ग्रुप बड़े स्पेसिफिक है और जब वो किसी चेन के साथ लग जाते हैं, जब वो किसी नॉर्मल कार्बन चेन के साथ लग जाते हैं तो उसे कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ प्रदान करते हैं, उसे कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ कॉन्फर करते हैं. ये हम धीरे धीरे पढ़ेंगे कि ये जो फंक्शनल ग्रुप्स ऐड हो जाते हैं ये कार्बन चेन को और रिएक्टिव बनाते हैं. कार्बन देखा जाए ना तो बहुत रिएक्टिव नहीं होता. कार्बन की जो स्ट्रेट सिंपल चेन्स हैं, जैसे कि 4-5 कार्बन की, 10 कार्बन की, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होती हैं. कभी कभी क्या होता है, हाइड्रोजन की जगह कार्बन की वैलेंसी कोई और ग्रुप या एटम सेटिस्फाई करने की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज़ बदल जाती हैं, ये हो जाती हैं और रिएक्टिव. और इसी को हम, इन्हीं ग्रुप्स को हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप. जैसे हर फैमिली का एक स्पेसिफिक सरनेम है, वैसे ही हर फंक्शनल ग्रुप एक स्पेसिफिक काम करता है. जैसे कि CO, इसमें अगर हम OH लगा दें तो क्या बन जाएगा? इथेनॉल. उसी तरह इसमें अगर OH लगा दें तो 3 के वर्ड रूट क्या है? प्रॉप. क्या बन जाएगा? प्रोपेनॉल. तो ऑल लग जाएगा ना. आपको इस सरनेम जैसा साउंड कर रहा है ना. अब समझ आई मेरी बात, मैं क्या कहना चाहती थी? तो अगर 2 कार्बन की चेन, इथ हमको पता है एथ लगता है, एथ में अगर हम ऑल लगा दें तो एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, इस तरीके के चीज़ें बन जाएंगी, इस तरीके के मेंबर्स बन जाएंगे. अब हम आगे पढ़ेंगे होमोलोगस सीरीज़ पढ़ेंगे. क्या होता है ये, कैसे चलती हैं ये चीज़ें, ये डिफरेंट चीज़ें होगी. जैसे भी आप वो सब छोड़ो, अभी ये देखो, हेटेरो एटम Cl या Br लगा दिया तो ध्यान से समझेंगे, बहुत ध्यान से. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रही हूँ. अगर हेटेरो एटम Cl या Br लग गया, जैसे कि एक बना के भी दिखा देती हूँ, ये होता है ना, ऐसे बनेगा ना इथेन. बताओ, इथेन तो सबको याद हो जाना चाहिए अभी तक. एक यहाँ पे अगर हम H को रिप्लेस कर दें, इधर से H हटा दें और इधर हम Cl लगा दें,
तो ये क्या बन जाएगा, हैलो। इसका नाम कैसे लिखेंगे, क्लोरो ब्रोमो। हैलोजन पता है ना सबको, हैलोजन एवरीबडी नोज इट कि क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इन सबको क्या बोलते हैं, हैलोजन बोलते हैं। हैलो मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मिंग, सबको पता है ये बात, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, आई थिंक क्लास 8 और 9th में आप पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो आप सबको पता होगा कि हम हैलोजन किन्हें कहते हैं, फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को हैलोजन कहते हैं। हैलोजन की स्पेसिफिक जो ग्रुप है उसका नाम है, उसी तरह हम हैलो करके इनका नाम देंगे, जैसे क्लोरो। अब ये देखो 2 कार्बन की है, मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो मैंने भी बना रखी है, इथेन थी ना, ये इथेन में से मैंने एक H रिप्लेस किया और Cl लगाया, यस और नो, बताइए। एक इथेन थी कि नहीं थी, अभी जो मैंने बनाई दैट वाज इथेन, जिसमें से कि मैंने एक H रिप्लेस करके मैंने Cl लगाया, यस और नो, ठीक है। तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, अब इसका नाम कैसे रखेंगे, हैलो क्लोरो इथेन। ये क्या हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप। मेरी बात सुनो, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, हैलो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, ये जो लगेगा ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, और इसका नाम हम देंगे वर्ड रूट से पहले प्रीफिक्स के रूप में, इसका नाम हम देंगे प्रीफिक्स के रूप में। सबको पता है व्हाट इज प्रीफिक्स एंड सफिक्स, जो मेन वर्ड के पहले लगे वो प्रीफिक्स, जो मेन वर्ड के बाद लगे वो सफिक्स। गॉट माई पॉइंट एवरीवन, समझ आ गई सबको। अब सुनो, इसको हम प्रीफिक्स के रूप में, जैसे हम कहेंगे ब्रोमो इथेन, अभी इस वाली जो बनी हुई है उसको क्या कहेंगे, क्लोरो इथेन, क्लोरीन से रिप्लेस हुआ है ना, तो क्लोरो इथेन, फ्लूरो इथेन, आयोडो इथेन। गॉट माई पॉइंट। अब अभी तो ठीक है, मैंने इसको प्रीफिक्स बनाया, कहीं कहीं पे या मोस्ट ऑफ द टाइम आप कह सकते हैं कि ये एक सफिक्स के रूप में काम आएगा हमको, ठीक है। अभी हम बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे इस चैप्टर के, क्योंकि इस चैप्टर की बहुत सारी डेप्थ हम 11th और 12th क्लास में पढ़ते हैं, इसलिए जितना आपके कोर्स के लिए ज़रूरी है, जितना बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी है, जितना आपके सिलेबस में है, हम उतना पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अब बहुत ध्यान से समझो, हेटेरो एटम अगर Cl और Br था तो हमारा फंक्शनल ग्रुप हैलो था, क्लोरो ब्रोमो फ्लोरो आयोडो जो भी, और उसे हम प्रीफिक्स की तरह यूज़ करते थे। मैंने बता दिया कैसे, इसका नाम हो जाएगा क्लोरोइथेन, फ्लूरो नहीं, ठीक है, क्लोरोइथेन ब्रोमोइथेन, ठीक है। गॉट माई पॉइंट। अब अगर क्या हो, अगर हेटेरो एटम हैलोजन ना हो के ऑक्सीजन हो जाए, क्या हो, अगर हेटेरो एटम ऑक्सीजन हो जाए तो फिर क्या होगा, सुनो ध्यान से, क्या होना है। इसके लिए हमारे पास बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं। अगर हमारे पास ऑक्सीजन एज अ हेटेरो एटम है तो हमारे पास आते हैं बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप, बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं वैसे भी नहीं जाना है। हमारे पास आते हैं 4 फंक्शनल ग्रुप। ऑक्सीजन अगर हेटेरो एटम है, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन एंड अगेन, ताकि इस क्लास के बाद आपको बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। जस्ट गो ओपन योर बुक, गो थ्रू इट, दैट्स ऑल। आधे एक घंटे का काम आपके और बचेगा, और हार्डली अगर आप इसको 2-3 बार लेक्चर रिपीट कर लेते हैं, मुझे नहीं लगता आपको बुक भी खोलने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इतनी ही कंसंट्रेशन से इसको सुनिए। आई एम रिपीटिंग इट एटलीस्ट 1, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, ताकि आपके दिमाग में यहीं के यहीं बैठ जाए। अब देखो, अगर ऑक्सीजन हेटेरो एटम है तो हमारे पास 4 फंक्शनल ग्रुप आते हैं। कितने आते हैं? 4 फंक्शनल ग्रुप आते हैं, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। पहले तो आपको ये चारों याद करने पड़ेंगे। ऑक्सीजन अगर हेटेरो एटम है तो कौन कौन से 4 फंक्शनल ग्रुप हमारे पास आते हैं? अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको याद करना है, इसका निमोनिक बना सकते हो AAKC, या ये बना लो KAC है, काका, ठीक है। ये तो कितना सिंपल हो गया, ये वाला बना लो, दिस इज बेटर, काका। अल्कोहल, कीटोन, लेकिन इसके लिए देखो यार थोड़ा सा ना यहाँ पे फिर सीक्वेंस खराब हो जाएगा, तो इफ़ यू वांट इट रिमेंबर इट लाइक दिस, AAKC से सीक्वेंस ठीक रहेगा। अल्कोहल
एल्कोहल का देखो हाउ द रिप्रेजेंटेशन इज डन। मैं सब बना के दिखाऊंगी, पहले एक बात देख लो अच्छे से। एल्कोहल, इथेनॉल बनाना, ईथ बनाओ। एथ कैसे बनाओगे? 2 का है ना वर्ड रूट, 2 कार्बन का, बस इस OH लगा दो यहाँ पे। अब यहाँ 1-2 वैलेंसी तो सेटिस्फाई है इस कार्बन की, बाकियों को हाइड्रोजन से पूरी कर दो। कर देंगे, हो जाएगा। आई थिंक अब आप लोग ये कर सकते हैं, वैलेंसी पूरी करने वाला काम। ठीक है, ये हो गया एथेनॉल। OH लगा दिया तो एथेनॉल। अच्छा, आप क्या नहीं देख पा रहे हो? हम OL, ऑल, जो अल्कोहल का ऑल है लास्ट में, ध्यान से प्लीज़ देखिए। अल्कोहल का जो ऑल है लास्ट में, उसको हम सफिक्स की तरह यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। अभी तक हम प्रीफिक्स की तरह यूज़ कर रहे थे हेलो वाले कंपाउंड के लिए, अभी हम क्या कर रहे हैं? सफिक्स की तरह यूज़ कर रहे हैं। इज़ दैट वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ आया? एथेनॉल लिखा मैंने ऐसा नहीं कहा अल्क इथ इस तरह का नहीं बनाया मैंने। ऑल को मैंने सफिक्स बनाया है, ये आपको याद रखना है। अगर नॉमेनक्लेचर में आपसे पूछ लेता है तो फिर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का रिप्रेजेंटेशन है ये। ऐसे बनाना है ऐसे बनाओ, जैसे बनाना है ऐसे बनाना है, ऐसा भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है, ये भी रिप्रेजेंटेशन है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। एच ठीक से बना दूँ क्या? डाउट मत रखना, ठीक है? क्लियर है? ये एल्डिहाइड का रिप्रेजेंटेशन है। एल्डिहाइड के लिए नाम कैसे लिखते हैं मैं बता रही हूँ। एथेनॉल, देखो बना के भी मैं दिखा रही हूँ उसको। यहाँ पे बना लूँ, यहाँ पे बना देते हैं। 2 कार्बन, दूसरे पे ग्रुप लगा है, दूसरे पे ग्रुप लगा हुआ है, दिख रहा है एथेनॉल? बोलो जी, दिख गया सबको? एक सेकेंड, CHO ग्रुप लगता है, ये भी एथेनॉल का रिप्रेजेंटेशन है गाइज। ओके, एथेनॉल, दिस इज एथेनॉल। गॉट माई पॉइंट? कीटोन के लिए सुनिए, कीटोन के लिए सुनिए बहुत ध्यान से मैं क्या बोल रही हूँ। कीटोन का रिप्रेजेंटेशन है ये। इसका क्या मतलब है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस? सॉरी, एक मिनट, ये क्या गड़बड़ हो गई मुझसे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब मैं समझा रही हूँ कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये बीच में रहता है। फंक्शनल ग्रुप कीटोन कभी भी कभी भी किसी कंपाउंड के एंड में नहीं मिलेगा। दोबारा, फंक्शनल ग्रुप कीटोन किसी भी कंपाउंड के एंड में नहीं मिलेगा। देख रहे हैं आप? क्या एंड में? कभी एंड में पॉसिबल नहीं है। आप ये चीज़ देखिए, ये जो चीज़ बनी हुई है ना यहाँ पे, इसका मतलब चेन यहाँ पे होगी, और कभी भी एंड वाले कार्बन पे ये आपको स्ट्रक्चर नहीं नज़र आएगा। ये बीच में रहने वाला फंक्शनल ग्रुप है। इज़ दैट वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसका नाम कैसे लिखते हैं एक बार देख लो। इसको थोड़ा सा मैं साइड कर रही हूँ, देखो इसका नाम कैसे लिखते हैं। यही वाला कंपाउंड बना देते हैं। कितने हैं इसमें? वर्ड रूट क्या होगी इसकी, कौन बताएगा? 3 कार्बन वाली है। पूरे लेक्चर में कितनी बार डिस्कस किया। प्रॉप, प्रॉप। और कौन से वाले कार्बन पे? पहला, दूसरा, तीसरा, कौन से वाले कार्बन पे ग्रुप है? कौन से वाले कार्बन पे आपको फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है? एवरीवन कम ऑन। सेकेंड कार्बन पे है प्रॉप 2 ओन। ओन लगाया कीटोन के लिए। आप देख सकते हैं ये भी एक सफिक्स है, ठीक है? प्रीफिक्स वाला ग्रुप नहीं है, सफिक्स वाला ग्रुप है एवरीवन। समझ में आया सबको? ये सफिक्स वाला ग्रुप है। कैसे लगा आपको? सबको दिखा कि नहीं दिखा? कभी भी ऐसा नहीं होगा, कभी भी यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ पे कभी नहीं लग सकता है, इसीलिए कभी भी एंड वाले कार्बन पे नहीं लगेगा। एक पॉसिबिलिटी, एक और भी पॉसिबिलिटी मैं आप सबको बता रही हूँ। ये देखो, जैसे कि मैंने, फिर कोई और कलर लेते हैं, येलो ले लेते हैं, यहाँ भी लग सकता है। इसका नाम क्या होगा एवरीवन? कम ऑन, इसका नाम क्या होगा? चलो नाम देना शुरू करो। कितने कार्बन है इसमें? 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या है? पेंट, ठीक है? कौन से वाले कार्बन पे? यहाँ से लेबलिंग करो चाहे यहाँ से करो, इस वाले को तो 3rd ही मिलेगा।
इस वाले को तो 3rd ही मिलेगा। अच्छा, एक और मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, अभी इसके बाद बताते हैं, ठीक है, रुक जाओ। पेंट कौन से नंबर पे फंक्शनल ग्रुप 3, और इसके लिए लिखते हैं ओन, तो पेंट 3 ओन बन गया। कीटोन की लेबलिंग, कीटोन की नॉमेनक्लेचर इस तरह से की जाती है, कीटोन की नेमिंग इस तरह से करते हैं हम। गॉट माई पॉइंट। एक और एग्जाम्पल, जब तक पूरा समझ नहीं आएगा एग्जाम्पल ख़त्म नहीं करेंगे हम। मान लीजिए ये है, कितने कार्बन, कौन बताएगा यार? 6 कार्बन है, बताओ इसके लिए वर्ड रूट। हेक्स, राइटिंग अच्छी नहीं है, फिर से लिख देते हैं। क्या है इसके लिए वर्ड रूट गाइस? हेक्स। कौन से कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा है, कौन से कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा है, इसके लिए मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे। अगर मैं लेबलिंग नंबरिंग यहाँ से करूँ तो 1 2 3 4 5 5 और 6, और अगर यहाँ से करूँ तो 1 2 3 4 5 6। इंट्रिकेसी समझा रही हूँ मैं, बहुत इंट्रिकेट चीज़ें, बहुत ही डेलिकेट चीज़ें समझा रही हूँ, जिससे आपको या तो मार्क्स मिलेंगे या तो आपके मार्क्स जाएंगे। इधर बहुत ज़्यादा अटेंशन देंगे, ठीक है। नॉमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नाम लिखने को आएगा, ठीक है, कंपाउंड के। गॉट माई पॉइंट। इधर देखो सभी के सभी, एक तो लेबलिंग यहाँ से कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, एक तो इधर से कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। अब दोनों तरफ से फंक्शनल ग्रुप को देखो, फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को एक तरफ से तो 3 लेबलिंग मिल रही है, नंबरिंग मिल रही है, और एक तरफ से 4 नंबरिंग मिल रही है। हम हमेशा ऐसा प्रयास करेंगे, हम हमेशा ऐसी कोशिश करेंगे कि जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है या जो भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनको कम से कम लेबलिंग मिले। दिस इज कॉल्ड द लोएस्ट लोकेंट रूल। बहुत इंपॉर्टेंट रूल, दोबारा रिपीट कर रही हूँ मैं, दिस इज कॉल्ड द लोएस्ट लोकेंट रूल। हम लेबलिंग या नंबरिंग, आप जो भी कहते हैं, मैं नंबरिंग ऐसी जगह से करूँगी जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को या डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो कंपाउंड में, तो उसे सबसे कम नंबरिंग मिले, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कुछ भी हो कंपाउंड में ऐसा, तो उसे सबसे कम नंबरिंग मिले, इसके लिए हम ऐसी नंबरिंग करेंगे। तो हमारी ये वाली नंबरिंग हो गई रॉन्ग, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ 4 मिल रहा था। 3 वाली को कंसिडर करके नाम लिखिए, बताइए क्या नाम होगा? हेक्स 3 ओन। आई होप मेरी बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है। वील डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस फॉर दिस चैप्टर। इस चैप्टर की नॉमेनक्लेचर की स्पेसिफिकली बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, आइसोमेरिज्म की खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे। फिलहाल के लिए ये वाला एग्जाम्पल सबको समझ आया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा इधर वापस आ जाते हैं। कीटोन तक डिस्कस किया था हमने, अब डिस्कस करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, येलो वाला हटा देते हैं, पॉसिबली विजिबल नहीं होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो इसका फंक्शनल ग्रुप कैसा दिखता है, इसका फंक्शनल ग्रुप सब लोग देख लो कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हमें नॉर्मली लिखना हो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब बताना मुझे, ठीक है, या तो थोड़ा सा हम और अच्छा कोई कंपाउंड ले लेते हैं। बताओ, बताएगी जनता क्या नाम होगा इसका? तीनों कार्बन को आप कंसिडर कर लो लेबलिंग में, बताओ। प्रोपेनोइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को ऐसे लिखते हैं, प्रोप लिखेंगे, फिर एन लिखेंगे, फिर ओइक एसिड। ओइक एसिड इज द सफिक्स फॉर द कार्बोक्सिलिक एसिड थिंग। कार्बोक्सिलिक एसिड वाले फंक्शनल ग्रुप के लिए हमारा सफिक्स है ओइक एसिड। क्या सफिक्स है? ओइक एसिड। और प्रोप लगा दिया तो प्रोपेनोइक एसिड बन गया। देखो इधर इन्होंने लिखा है, नहीं लिखा है? नहीं लिखा है, कोई बात नहीं। ओइक एसिड इसका सफिक्स हो गया,
ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो हम डिस्कस यहीं पे भी कर सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा हटा लेते हैं, इसका हमको इतना कोई काम नहीं है अब। ठीक है, चार्ट समझ में आ गई होगी। अब हम लोग लेबलिंग करके देखते हैं हमसे हो पा रही है कि नहीं। एवरीवन प्लीज ट्राई दिस। इसका नाम बताइए सभी। एवरीवन कम ऑन। सबसे पहले क्या करेंगे, हम नंबरिंग करेंगे। आइए नंबरिंग करते हैं। इसके लिए हम दूसरी पेन ले लेते हैं। 1 2 3 4। या तो ये वाली करें या यहाँ से करें। 1 2 3 4। कौन बताएगा कौन सी सही है? नाउ कम ऑन टेल मी एवरीवन, कौन सी सही है? ऊपर वाली कि नीचे वाली? ऊपर वाली में फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को 2 नंबर मिल रहा है। नीचे वाली लेबलिंग में या नंबरिंग में, जो भी आप कहते हो, सेकंड वाले यानी कि फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को 3 नंबर मिल रहा है। हम किसको कंसिडर करेंगे? लोएस्ट लोकेंट रूल। अभी बताया था कि सेकंड वाले को कंसिडर नहीं करेंगे, नीचे वाली लेबलिंग गड़बड़ है, पहले वाली को कंसिडर करेंगे। और क्या लिखेंगे बताइए? वर्ड रूट क्या है 4 कार्बन के लिए? अभी कितनी बार डिस्कस किया है 4 कार्बन के लिए, 5 कार्बन के लिए, 3 कार्बन के लिए ब्यूट, 2 ओन। ओन लिखेंगे कि ऑल लिखेंगे? एल्कोहल। OH के लिए हम क्या यूज करते हैं? कौन सा सफिक्स? ऑल। याद रहेगा, अल्कोहल ग्रुप है। ठीक है, अब हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे तो अपने को याद रहेगा। आगे भी आई एम प्लानिंग टू टेक अ प्रैक्टिस सेशन एटलीस्ट फॉर दिस चैप्टर, बिकॉज ये वाला चैप्टर तो काफ़ी अच्छा है और उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे, तो हम काफ़ी सारी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। दिस टाइम आई एम टेकिंग ब्लू पेन। ओके, 1 2 3 4। इसका नाम ही बता दो। चलो चलो छोड़ो, अब नाम बताओ। अब नाम बताओ एवरीवन, कितने कार्बन है जल्दी बताओ। ऐसे लेबलिंग करो ना, ऐसे देखो ना, या रुक जाओ, ऐसा आएगा क्या? ऐसे मत करो, अब बता दो। चलो, व्हाट इज दिस? 4 कार्बन वाली चेन को क्या कहते हैं? ब्यूट। आइसोब्यूटेन है कि कौन सी ब्यूटेन है? नियोब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन है, नॉर्मल ब्यूटेन है, कौन सी है? कम ऑन एवरीवन, क्या है ये? आइसोब्यूटेन है। सेकंड कार्बन से कार्बन लटक रहा है, ब्रांच। ठीक है, ऐसी भी नॉमेनक्लेचर आएगी। फंक्शनल ग्रुप के साथ भी आ सकती है, फंक्शनल ग्रुप के बिना भी आ सकती है। बाकी की प्रैक्टिस अगर हम अभी करेंगे तो लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए बाकी की प्रैक्टिस हम किसी और प्रैक्टिस सेशन में कंटिन्यू करेंगे आफ्टर वी गेट डन विद दिस चैप्टर। After we are done with this chapter, we will discuss some more very important questions. And do tell me in the comment section, what else do you need? Do you need practice sessions? Do you need quizzes? Or do you need community posts? Of course, questions. Of course, the question answers. Should I discuss one questions at a time, like in the form of shorts or whatnot? So give me some suggestions on what can I do for you. Okay, चलो होमोलोगस सीरीज की बात करते हैं। यूज़ द कमेंट सेक्शन टू गिव मी सजेशंस, टू आंसर क्वेश्चंस, टू आस्क योर डाउट्स। ओके, अभी होमोलोगस सीरीज की बात करते हैं। मैंने होमोलोगस सीरीज आई गेस अभी एक बार नाम भी लिया था। होमो मतलब होता है एक जैसा, सेम। होमो मीन्स सेम। तो मुझे बताओ, सेम सरनेम वाले एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं जनरली। ठीक है, अब मैं सोसाइटियल पैराफॉर्मा की बात नहीं करूँगी, सोसाइटियल जैसा अरेंजमेंट है उसकी बात नहीं करूँगी, मैं केमिस्ट्री की बात करूँगी।
सेम सरनेम वाले, मतलब कि सेम फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड्स एक ही होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करेंगे। OH वाले एक ही होमोलोगस सीरीज, CHO वाले एल्डिहाइड वाले एक ही होमोलोगस सीरीज। अभी हम देखेंगे कैसे क्या होता है, कैसे मेंबर्स बनते हैं होमोलोगस सीरीज के, सारी चीज़ें अभी डिटेल में डिस्कस करते हैं। इट इज़ अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्सटीट्यूट्स फॉर हाइड्रोजन इन द कार्बन चेन। ऑब्वियसली अभी मैंने बताया सेम फंक्शनल ग्रुप वाले जो भी कंपाउंड्स होंगे वो एक ही होमोलोगस सीरीज का पार्ट होंगे। और आप हर बात को ध्यान से सुनेंगे मेरे, किसी भी होमोलोगस सीरीज के दो कंसेक्यूटिव मेंबर्स के बीच CH2 का डिफरेंस रहेगा। फिलहाल के लिए इस बात को अपना दिमाग में बैठाइए कि किसी भी होमोलोगस सीरीज के दो सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में CH2 का गैप रहेगा। अब मैं इसको प्रूफ करूँगी, तो अब इसको प्रूफ करती हूँ। जैसे एक हो गई CH4 मीथेन, अगली होमोलोगस सीरीज होगी C2H6, अगली होगी C3H8। क्या आपको इन सब में एक चीज़ नज़र आ रही है? क्या इन सब में CH2 का डिफरेंस है? क्या इन सब में एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का डिफरेंस नज़र आ रहा है क्या? ये एल्केन की सीरीज़ है, सबसे सिंपल होमोलोगस सीरीज़, जहाँ पे CH2 का डिफरेंस आप सबको नज़र आ रहा है। येस और नो एवरीवन? CH4 और C2H6 में कितना अंतर है? एक कार्बन का और दो हाइड्रोजन का। सिमिलरली उसके और उसके नेक्स्ट वाले प्रोपेन में कितना अंतर है? एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का। ठीक है। सिमिलरली अल्कोहल की चेन बनती है, एल्डिहाइड की चेन बनती है, इसी तरह जो हैलो कंपाउंड्स हैं उनकी चेन बनती है, कीटोन्स की भी चेन बनती है। देख लो आप लोग, ये देखो अल्कोहल की चेन दिखी? अल्कोहल की चेन दिखी सबको? C3CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH, सब में डिफरेंस, दो कंसेक्यूटिव मेंबर्स, इन दो मेंबर्स के बीच डिफरेंस देखो, इन दो के बीच डिफरेंस देखो, और इस वाले सेकंड वाले और इस वाले के बीच डिफरेंस देखो, कितने कितने का डिफरेंस है? CH2 का डिफरेंस है। इनका जनरल फॉर्मूला सेम होता है, बहुत बड़ी बात है, इनका जनरल फॉर्मूला सेम होता है। आपको सबको जनरल फॉर्मूला एल्केन का पता है, सेम ही ना है। एल्केन क्या है? होमोलोगस सीरीज है। एल्कीन क्या होमोलोगस सीरीज है, एल्काइन क्या होमोलोगस सीरीज है। अल्कोहल वाली देखो सीरीज होमोलोगस है कि नहीं? इन सब का देखो जनरल फॉर्मूला सेम है। इन सब का जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n+1O। बताओ ये है कि नहीं? बताओ मुझे, CnH2n+1O। ओ एक सेकेंड, मैंने कुछ गड़बड़ बोल दिया शायद। CnH2n+2O होगा ना? यस, CnH2n+2O। कैन एवरीबडी सी दिस? CH4O। आपको यहाँ जनरल फॉर्मूला दिख रहा होगा। इस वाले H को भी कंसिडर करिए अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो। इधर वाले H को आप कंसिडर करना भूल जा रहे हैं, इसीलिए नहीं दिख रहा। सबको दिखा अब? चलें। एनी टू होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स को क्या कहते हैं? होमोलोग कहते हैं। होमोलोग्स डिफर बाय CH2 ग्रुप एंड द डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर मास इज 14 यूनिफाइड मास, 14 म्यू। 14 म्यू का ही तो डिफरेंस होगा यार। एक कार्बन का 12 होता है, दो हाइड्रोजन का 2 होगा। अच्छा यार एक बार फिर से बोल रही हूँ मैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? कम ऑन एवरीवन, आंसर मी। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6। कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है? 12। ये तो जीके है, पता होगा, 8th 9th में आप सबने पढ़ा होगा कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कम ऑन 6 होता है और कार्बन का मास नंबर 12 होता है। येस और नो? तो इसका मास नंबर ऐड करिए बेटा। कार्बन का 12 और दो हाइड्रोजन का 2 होगा। एक हाइड्रोजन का 1 होता है, दो हाइड्रोजन का 2 होगा। 12 + 2 = 14। तो उन सारे होमोलोग्स के बीच का डिफरेंस होगा 14 यूनिफाइड मास, यानी 14 म्यू का डिफरेंस होगा। म्यू जो है यूनिट है एटॉमिक मास की। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, जैसे आपने क्लास 9th में पढ़ रखा है ये सब, ठीक है। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती है, लेकिन इनकी ग्रेजुअल चेंज होती रहती है फिजिकल प्रॉपर्टी।
फिजिकल प्रॉपर्टी तो बदलती रहती है, और बदलेगी भी कैसे मैं बता रही हूँ, धीरे धीरे चेंज होती है, धीरे धीरे चेंज होती है। जैसे जो लोअर मास के जो कंपाउंड्स दिखेंगे वो जनरली गैसेज होंगे, और फिर लोअर होमोलॉग्स गैसेज होंगे, हायर बढ़ते जाओगे तो लिक्विड होंगे, और हायर बढ़ते जाओगे तो सॉलिड होंगे। इस तरीके की ग्रेजुअल चेंज आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में नज़र आएंगी, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ मोस्टली सेम होती हैं। ठीक है, समझ आ गई होगी होमोलोगस सीरीज अब। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। अब चलते हैं इधर, नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। अच्छा, हमने बहुत सारे नॉमेनक्लेचर पहले डिस्कस किए हुए हैं, ये वाली टॉपिक थोड़ा सा बाद में दी हुई है। ठीक है, ये वाली टॉपिक थोड़ा सा बाद में दी हुई है, हम इसको फिर से रिपीट करेंगे एक बार, हम इसको एक बार फिर से सारा का सारा रिवाइज करेंगे। सबसे पहले नॉमेनक्लेचर के लिए हमें क्या करना होता है, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द कंपाउंड्स। सबसे पहले वैसे भी हम क्या डिसाइड करते हैं, वर्ड रूट डिसाइड करते हैं, और वर्ड रूट किससे डिसाइड होती है, नंबर ऑफ कार्बन एटम से। सबसे पहले हम काउंट करते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी तो हमने डिस्कस भी किया, प्रैक्टिस भी कर लिया, सारे वर्ड रूट्स भी ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए। जस्ट फॉर सेक ऑफ रिविजन ये हमने पहला पॉइंट डिस्कस कर लिया। फंक्शनल ग्रुप इज इंडिकेटेड बाय सफिक्स और प्रीफिक्स। जस्ट अभी हम डिस्कस करके आ रहे हैं कौन सा प्रीफिक्स होगा, कौन सा सफिक्स होगा। अच्छा, देखो बना के भी दिया है, ये देखो, हियर एवरीवन। ये बताओ क्लोरोप्रोपेन हैलोजन वाला, हियर एवरीवन हैलोजन को प्रीफिक्स बनाते हैं, क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, कुछ भी, ये किया ही हमने क्लोरोप्रोपेन। ये देखो ब्रोमोप्रोपेन बना के दिया। अल्कोहल के लिए सफिक्स क्या लगता है, एवरीवन कम ऑन, हम डिस्कस कर चुके हैं, प्रैक्टिस भी कर चुके हैं, बताइए सफिक्स अल्कोहल के लिए क्या होगा, ऑल, ऑल होगा। 3 कार्बन का है प्रोपेनॉल, 4 कार्बन का ब्यूटेनॉल, 10 कार्बन का, कम ऑन आई वांट एन आंसर, 10 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होती है, डेक, डेकेनॉल। मुश्किल तो नहीं है, 10 कार्बन तक वर्ड रूट याद होनी चाहिए। ठीक है, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट एंड नॉन एंड डेक। ठीक है, इतना सबको याद होना चाहिए। नॉमेनक्लेचर के लिए इतना आपको पता होना चाहिए। एल्डिहाइड के लिए सफिक्स होता है अल, अल, इथेनल, प्रोपेनल, आपके सामने बना भी हुआ है। मैं एक बार जूम कर देती हूँ, ये सारा हटाती हूँ टिक, और आपके लिए जूम करती जा रही हूँ, स्लाइड करती जा रही हूँ मैं, देखते जाओ फटाफट, एक बार देखते जाओ। आई होप इट्स क्लियर टू यू नाउ। ठीक है, नहीं तो बुक में भी आपके है, इफ़ यू वांट हेल्प, नहीं आपको दिखाई दे रहा है और इट्स नॉट क्लियर टू यू, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, ओपन योर बुक प्लीज़। हैलोजन के लिए प्रीफिक्स क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो। ठीक है, ये देखो क्लोरोप्रोपेन बना हुआ है सबके लिए, आई होप यहाँ पे सबको दिख रहा है क्लोरोप्रोपेन। ब्रोमोप्रोपेन बना हुआ है, ब्रोमोप्रोपेन, विजिबल टू ऑल। चलिए इधर देखिए, अल्कोहल के लिए सफिक्स क्या होगा, कम ऑन, ऑल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, हेक्सेनॉल, डेकेनॉल, नॉनेनॉल, जो भी है। ठीक है, आगे एल्डिहाइड के लिए सफिक्स होगा अल, सफिक्स होगा अल। आपको सबको ये वाला ग्रुप दिख रहा है ना, एल्डिहाइड वाला ग्रुप कैसा था, स्ट्रक्चर मैंने बनाया था, सी से एक डबल बॉन्ड ओ जुड़ा था और एक एच जुड़ा था, प्रोपेनल, प्रोपेनल। ठीक है, कीटोन, कीटोन के लिए सफिक्स क्या होगा, अरे बताओ यार, कीटोन के लिए सफिक्स क्या होगा, ओन। और कीटोन के लिए मैंने एक बहुत खास बात बताई थी, वो ऐसी बात थी, वो कौन सी बात थी, वो बात ये थी कि ये कभी भी एंड में नहीं दिखेगा चेन के, कभी भी आपको चेन के एंड में नहीं दिखेगा, हमेशा बीच में दिखेगा। ये देखो प्रोपेनॉन बीच में दिख रहा है कि नहीं, बीच में दिख रहा है सबको फंक्शनल ग्रुप, प्रोपेनॉन, ONE लगा। अभी देखो इन्होंने, मैं एक बहुत अच्छी बात बता रही हूँ, इन्होंने अभी नंबरिंग वाली सिस्टम इंट्रोड्यूस नहीं करी है, आई होप देखो आगे करेंगे। ये देखो प्रोपेनोइक एसिड किसका है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स है प्रोपेनोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स है ओइक एसिड, प्रोपेनोइक 3 है तो प्रोपेनोइक बन गया। डबल बॉन्ड एल्कीन सफिक्स क्या लगेगा, ईन, एकदम स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। ट्रिपल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या लगेगा, आइन, YNE, आइन बोलेंगे उसको, एल्काइन, इथाइन, प्रोपाइन, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन,
ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल। यहाँ पे अगर कोई ऐसा बच्चा है जो लेक्चर बीच से अटेंड कर रहा है तो आई एम सॉरी टू से कुछ समझ नहीं आएगा। कुछ समझ नहीं आएगा जब तक आपके बेसिक्स नहीं क्लियर होंगे, जब तक आप या तो खुद से पढ़ के नहीं आए होंगे या तो आपने पहले के लेक्चर अटेंड नहीं किए होंगे। सो इसलिए मेरा एकदम बहुत ही अच्छा सजेशन मैं दे रही हूँ आप सबको, बहुत ही फर्म सजेशन है मेरा ये कि आप सब पहले के लेक्चर्स अटेंड करके आएँ। अगर ये वाला चैप्टर बेसिक से समझना है, इस वाले चैप्टर को वैसे आप बेसिक से ही समझो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक भी कंसेप्ट लैकिंग होगा तो समझ में नहीं आएगा। अभी जो बच्चे मेरे साथ शुरू से बने हुए हैं, जो बच्चे ये वाला चैप्टर शुरू से कर रहे हैं, उनको ये एकदम समझ में आ गया होगा अच्छे से। इन आइन अब उसमें किसी में दिक्कत नहीं होगी, ना तो वर्ड रूट में दिक्कत होगी ना नॉमेनक्लेचर में दिक्कत होगी। नॉमेनक्लेचर अभी मैं सिर्फ रिवाइज करा रही हूँ, मैंने पहले डिस्कस कर लिया है नॉमेनक्लेचर, मैंने अच्छे से डिस्कस किया है विद क्वेश्चंस विद एग्जांपल्स। जिसने नहीं देखा है, जिसने नहीं अटेंड किया, प्लीज़ अटेंड कर लो, ऐसे समझ में नहीं आएगा बीच से। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड। अब हम पढ़ेंगे कुछ स्पेशल केमिकल प्रॉपर्टीज़ कार्बन कंपाउंड्स की। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। इनकी ऐसी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी वजह से हम कार्बन कंपाउंड को यूज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं और किस वजह से। तो बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली प्रॉपर्टी है कंबशन। कंबशन मतलब क्या होता है? बर्निंग ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इन एयर। कंबशन का मतलब क्या होता है? बर्निंग ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इन एयर। कंबशन ये हमारे लिए कैसे यूज़फुल है? तो मान लेते हैं हम, लेट अस टेक अ कार्बन कंपाउंड विच इज़ मीथेन, CH4। ठीक है, CH4 अब तक सबको पता चल चुका होगा कि मीथेन है। इट बर्न्स इन एयर, मतलब कि हमने ऑक्सीजन के साथ उसका रिएक्शन दिखाया विच इज़ कंबशन। और क्या बन के आया? CO2 बन के आया और पानी बन के आया अलॉन्ग विद हीट एंड लाइट। कार्बन डाइऑक्साइड बना और वाटर बना अलॉन्ग विद हीट एंड लाइट। दिस इज द रिएक्शन। ये तो हो गई केमिकल इक्वेशन कंबशन की। ठीक है, अच्छा, कंबशन के बारे में हम और क्या कह सकते हैं? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। हाँ, अब ठीक है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स आर यूज एज फ्यूल्स बिकॉज दे बर्न इन एयर रिलीजिंग अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी। कार्बन और उसके कंपाउंड्स को हम फ्यूल्स की तरह यूज़ करते हैं, फ्यूल्स की तरह यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं फ्यूल्स की तरह? क्योंकि ये बर्न होते हैं एयर में, जिससे कि लॉट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज़ होती है और हमें एनर्जी ही तो चाहिए होती है फ्यूल से, इसीलिए हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का यूज़ करते हैं फ्यूल्स की तरह। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को यूज़ कर सकते हैं। दे बर्न इन एयर विद अ ब्लू एंड नॉन सूटी फ्लेम। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, वो कैसे फ्लेम के साथ बर्न होते हैं? ब्लू फ्लेम के साथ बर्न होते हैं। और नॉन सूटी फ्लेम, जो फ्लेम जो है एशेस नहीं छोड़ता, सूट नहीं छोड़ता, काला धुआं नहीं करता है, ऐसे फ्लेम के साथ सैचुरेटेड कार्बन्स बर्न होते हैं। इसलिए इनका यूज़ कन्वीनियंट भी है क्योंकि ये एयर में नॉन सूटी फ्लेम के साथ बर्न होते हैं, एशेस नहीं छोड़ते हैं, काला धुआं नहीं करते हैं, जिसके वजह से ये क्लीन फ्लेम है। एक क्लीन कंपाउंड की तरह, एक क्लीन फ्यूल की तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, सैचुरेटेड कार्बन्स की बात। अनसैचुरेटेड कार्बन्स बर्न्स इन एयर विद येलो सूटी फ्लेम। ये हो गया एक डिफरेंस सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पे। तो जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं उनका फ्लेम कैसा होता है? येलो सूटी, बिकॉज द परसेंटेज ऑफ कार्बन इज हायर देन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच डज नॉट गेट कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड इन एयर। ऐसा होता क्यों है? इसका रीज़न, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में। तो इसका रीज़न क्या है? क्यों ऐसा होता है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का येलो सूटी फ्लेम होता है जबकि सैचुरेटेड कार्बन का एक ब्लू क्लीन फ्लेम होता है? इसका रीज़न ये है कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं उनके पास परसेंटेज ऑफ कार्बन बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और जितनी ज़्यादा कार्बन होगी तो कुछ अमाउंट कार्बन का ऐसा भी होगा जो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होगा। जो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होगा एयर में, वो कहीं ना कहीं सूट छोड़ेगा, वो कहीं ना कहीं काला धुआं छोड़ेगा, ब्लैक एशेस छोड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑक्सीडेशन।
ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन द कंपाउंड इज ऑक्सीडेशन. एल्कोहल्स कैन बी कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड. एक सेकेंड, इसको मैं इधर कर सकती हूँ, इसको हम थोड़ा सा जूम कर सकते हैं. Alcohols can be converted to carboxylic acid in the presence of oxidizing agents. Like oxidizing agents कौन होते हैं? जो ऑक्सीजन का एडिशन कराते हैं. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट्स हैं जो किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन का एडिशन कराते हैं. जैसे कि एक कंपाउंड है अल्कलाइन KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट. ये याद रखेंगे, या तो एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट. यहाँ पे दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के नाम दिए हैं, दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. ये दोनों करते क्या हैं? अल्कोहल को कन्वर्ट कराते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में. अल्कोहल्स को कन्वर्ट कराते हैं किस में? कार्बोक्सिलिक एसिड में. अब देखो कैसे होता है ये सब. ठीक है, ये सब होता तो है, बट कैसे होता है ये देखो. ये हो गया इथेनॉल, एक अल्कोहल हो गया. ठीक है, इथेनॉल सबको पता है अभी तक कि इथेनॉल क्या है. मतलब एवरीवन इज थॉरो विद द नॉमेनक्लेचर. आई गेस, आई होप एवरीवन इज वेरी क्लियर विद द नॉमेनक्लेचर थिंग. ठीक है, चलिए अब इधर देखिए, ये हो गया इथेनॉल. इथेनॉल में आप देखो कितना ऑक्सीजन है, कितने ऑक्सीजन है? देयर इज 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, है ना. अल्कलाइन KMnO4 या एसिडिक K2Cr2O7, इन दोनों कंपाउंड्स के दर्शन अच्छे से कर लीजिए. ये दोनों कंपाउंड्स आ सकते हैं. दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ये क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं. सोआ है, सोआ, SOA, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. अल्कलाइन KMnO4 और एसिडिक K2Cr2O7. ठीक है, इन दोनों ने क्या करा? इन दोनों ने ऑक्सीडेशन कर दिया अल्कोहल का और उसको क्या बना दिया? इथेनोइक एसिड बना दिया. इथेनोइक एसिड बना दिया. देखो एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा दिख रहा है, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा दिख रहा है. अब यहाँ कितने ऑक्सीजन है? 2. हुआ ना एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन. रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन. ये 3 डेफिनेशन हमने ऑक्सीडेशन की पढ़ी थी. यहाँ क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. बड़ा क्लियर रहेंगे इस चीज़ में. और ये वाला जो रिएक्शन है वो कंबशन से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ऑक्सीडेशन आपसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम पूछ सकता है, तो याद रखिएगा पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट. ठीक है, एसिडिक K2Cr2O7, अल्कलाइन KMnO4. ये अभी तक मैं 2 से 3 बार रिपीट कर चुकी हूँ इस स्लाइड में. ठीक है, तो इसको भूलेंगे नहीं. नेक्स्ट, एडिशन रिएक्शन और पढ़ने वाले हैं हम. एडिशन रिएक्शन. एडिशन रिएक्शन क्या होता है? एडिशन रिएक्शन वो वाला रिएक्शन है जिसमें कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड सैचुरेटेड कंपाउंड बन रहा है. फिर से मैं बोल रही हूँ, अनसैचुरेटेड कंपाउंड सैचुरेटेड कंपाउंड बन रहा है. यानी कि डबल बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं और उसमें हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है. किसका एडिशन हो रहा है? हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है. किसका एडिशन होता है एडिशन रिएक्शन में? हाइड्रोजन का. अब हम ये देख सकते हैं केमिकल इक्वेशन. ये जो इक्वेशन है उसमें भी हमें आराम से दिख जाएगा कि कैसे हो रहा है हाइड्रोजन का एडिशन. ठीक है, ये देखो डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है. अब ये RR क्या है? तो ये RR कोई कार्बन ग्रुप्स हैं. इसके लिए परेशानी होंगी, कोई कार्बन ग्रुप्स लगे हुए हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है बेसिकली. अब ये देखो, पुट ऑल योर कंसंट्रेशन, ऑल योर फोकस हियर, कि यहाँ CC डबल बॉन्ड था. हमने यूज़ किए एजेंट्स, हाइड्रोजनेटिंग एजेंट्स, निकल या पैलेडियम. इन द प्रेजेंस ऑफ निकल भी होता है, पैलेडियम भी होता है, प्लैटिनम भी होता है. ये क्या कराते हैं? हाइड्रोजनेशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2. और इससे आप देखो ये डबल बॉन्ड टूट गए, ये डबल बॉन्ड खुल गए और डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड आ गए. देखिए ये जो डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा हो गए, यहाँ क्या ऐड हो गया? हाइड्रोजन. यहाँ क्या ऐड हो गया? हाइड्रोजन. इतनी सिंपल सी बात है. दिस इज व्हाट एडिशन रिएक्शन इज अबाउट. एडिशन रिएक्शन के बारे में अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. जो भी मैंने बताया उसी को इसने लिख दिया है. देखिए जस्ट अ सेकेंड. अब ठीक है, आई थिंक इट्स विजिबल टू ऑल ऑफ यू. यस. Unsaturated hydrocarbons add hydrogen in the presence of catalyst like palladium or nickel. Unsaturated hydrocarbon में
हाइड्रोजन ऐड हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। किसकी प्रेजेंस में? कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, जैसे कि पेरेडियम पढ़ा, निकल पढ़ा और प्लैटिनम भी होता है। वेजिटेबल ऑयल्स को हम वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करते हैं बाय हाइड्रोजनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या है? व्हेन वेजिटेबल ऑयल्स आर कन्वर्टेड इनटू वेजिटेबल घी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। वेजिटेबल ऑयल्स में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो इसको हम हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स कहेंगे। बहुत ही कॉमन सी बात है, अभी हमने डिस्कस की थी। वेजिटेबल ऑयल और घी वाला एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है? वॉट डज सब्स्टिट्यूशन लिटरली मीन? सब्स्टिट्यूशन का सच में मतलब होता है रिप्लेसमेंट। किसी चीज़ को रिप्लेस कर देना है, सब्स्टिट्यूशन। इनकी जगह पे ये सब्स्टिट्यूट है, यानी इन्होंने रिप्लेस कर दिया। रिप्लेसमेंट इज बेसिकली सब्स्टिट्यूशन। तो वही चीज़ यहाँ भी होगी, जो इसका वाकई में जो मतलब है वही होगा। यहाँ है मीथेन। मीथेन में कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है। CH4, 4 हाइड्रोजन है। क्लोरीन आया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और इसने क्या किया? एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, एक हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस हो गया। अब यहाँ हाइड्रोजन कितने बचे? 3। अब यहाँ हाइड्रोजन कितने बचे? 3, और एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया क्लोरीन से। दिस इज व्हाट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज। और बन क्या गया? एक Cl बचा, Cl2 था, एक Cl बचा और एक H बचा, मिलके क्या बन गया? HCl। ठीक है, ये थी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बड़ी सिंपल सी इक्वेशन। आपको याद रखना है कि ये रिएक्शन होती है सनलाइट में। दिस रिएक्शन इज इन द प्रेजेंस ऑफ UV लाइट, या तो ऐसे लिखा हो HNu, UV लाइट और सनलाइट। इसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा विद एनी एटम। अब ये क्लोरीन भी हो सकता है यहाँ पे ब्रोमीन हो क्लोरीन की जगह, ये भी चलेगा। इतनी सिंपल सी बात हो गई हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। अब आगे चलते हैं। बस खत्म है ना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बस इतना ही है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। ये रहा इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड। ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जो आपकी बुक में दे रखे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और उनसे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, ये वो बेसिक कंपाउंड्स हैं। ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि केमिस्ट्री का बेसिक बनाते हैं। केमिस्ट्री के जो बेसिक रॉ मटेरियल्स हैं वो हमारे क्या हैं? इथेनॉल और इथेनोइक एसिड। चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। लेट अस नाउ स्टडी द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। फटाफट पढ़ते हैं। इथेनॉल इज व्हाट? इथेनॉल इज बेसिकली द अल्कोहल। द ड्रिंकेबल अल्कोहल इज इथेनॉल। ठीक है, जिसको पिया जाता है, द ड्रिंकेबल अल्कोहल इज इथेनॉल। ठीक है, कलरलेस है, प्लीजेंट स्मेल है, बर्निंग टेस्ट है। बर्निंग टेस्ट यानी बड़ा शार्प टेस्ट होता है। बर्निंग टेस्ट मतलब बहुत शार्प टेस्ट होता है। इसकी प्लीजेंट स्मेल है और ये कलरलेस है और ये वाटर सॉल्युबल होता है। आई होप एवरीबडी नोज दैट इट्स वाटर सॉल्युबल। इट इज़ अ वॉलेटाइल लिक्विड विद लो बॉइलिंग पॉइंट। ये याद रखेंगे 351 केल्विन का बॉइलिंग पॉइंट है। इस बॉइलिंग पॉइंट को लो कंसिडर किया जाता है। इट इज़ द लो बॉइलिंग पॉइंट। 351 केल्विन का बॉइलिंग पॉइंट है और ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है। एसिडिक नहीं है, बेसिक नहीं है, न्यूट्रल कंपाउंड है। यानी इसका pH क्या होगा बताइए? 7। ठीक है, एसिड बेसिस सबने पढ़ लिया ना। अब तो सब बता सकते हैं। चलिए इधर देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल क्या होते हैं। द कंप्लीट टॉपिक एथेनॉल इथेनोइक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सब कुछ बिना कुछ छोड़े आपको पढ़ के जाना है। रिएक्शन विथ सोडियम, सोडियम के साथ रिएक्शन। ठीक है, किसकी रिएक्शन? इथेनॉल की रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम विथ सोडियम। हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आ चुके हैं इथेनॉल की। सोडियम 2Na, अब ये छोड़ दो, 2 है 1 है, इसको हम बाद में बैलेंस आउट कर लेंगे। Na प्लस CH3 CH2OH, जो कि हमारा क्या है? एथेनॉल है। सबको दिख रहा है एथेनॉल। नाउ एवरीबडी मस्ट नो द केमिकल फॉर्मूला, ठीक है, ऑफ एथेनॉल। अब यहाँ पे देखो हुआ क्या, ये कैसे बन गया? सोडियम इथॉक्साइड, ये तो दिखा रहा है, ये अच्छी बात है। और हाइड्रोजन बनी, कैसे बनी? ये है सोडियम और यहाँ से ऐसा होता है, ये ब्रेक हो जाता है। 1 मिनट रुको, वेट फॉर अ सेकेंड। मैं ना एक काम करती हूँ,
लेट अस पुट दिस हियर, ठीक है। अब इधर देखो, दिस इज सोडियम एंड दिस इज CH3 CH2OH, which will give you CH3 CH2ONA प्लस, ठीक है। यहाँ पे आएगा और H2। ये तो वो रिएक्शन है जो आपने देखी, इसको हम कहते हैं क्या, सोडियम एथॉक्साइड। क्या कहेंगे, सोडियम एथॉक्साइड, ठीक। सोडियम ये है तो लास्ट में, पर इसका नाम पहले आएगा। अब मेरी बात सुनिए, ये बना कैसे, तो आप देखो ना, आप देखो थोड़ा सा बैक जाते हैं। ये देखो CH3 CH2OH ये ब्रेक हो गया, टूट गया। इसमें CH3 CH2O माइनस और H प्लस, और यहाँ से कौन आया, Na प्लस आया और इसके साथ जुड़ गया। इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है, आपको इतना ही जानना है, इसके आगे आपको नहीं जानना है, ठीक है। और अगर आप चाहें तो आप इसको लर्न भी कर सकते हैं, सिर्फ लर्न कर लेंगे तो भी काम चल जाएगा अभी के लिए, ठीक है। अभी के लिए आप सिर्फ लर्न कर सकते हैं, उससे भी आपका काम हो जाएगा। अच्छा, इम्पॉर्टेंट बात, एक और बात है, दिस रिएक्शन इज यूज्ड एज अ टेस्ट ऑफ इथेनॉल बाय एवोल्यूशन ऑफ H2 गैस बर्न विद अ पॉप साउंड। अच्छा, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे, इसको हम इथेनॉल के ये जो टेस्ट है, इथेनॉल का टेस्ट, उसकी तरह भी यूज़ करते हैं। दिस रिएक्शन इज यूज्ड एज अ टेस्ट ऑफ इथेनॉल। क्यों, क्योंकि इस रिएक्शन में जो H2 निकल रही है ये बड़े काम की चीज़ है, ये बर्न होती है विद अ पॉप साउंड, इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। इसीलिए हम इसको इथेनॉल के टेस्ट की तरह यूज़ करते हैं कि अगर इथेनॉल बन रहा है तो सोडियम एथॉक्साइड बनेगा, सोडियम एथॉक्साइड बनेगा तो H2 रिलीज़ होगी, और हाइड्रोजन रिलीज़ होगी तो वो पॉप साउंड के साथ बर्न करेगी। दैट इज़ ऑल, ठीक है। इस चीज़ को याद रखेंगे कि ये टेस्ट की तरह यूज़ होता है। क्यों टेस्ट की तरह यूज़ होता है मैंने बता दिया, कंपाउंड का नाम बता दिया, कंपाउंड की फॉर्मेशन बता दी, इससे आगे कुछ नहीं आने वाला है। डिहाइड्रेशन, व्हाट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ डिहाइड्रेशन? हाइड्रा मीन्स क्या होता है, हाइड्रेशन, हाइड्रा पानी, वाटर। डिहाइड्रेशन मतलब पानी का निकल जाना। डी मतलब क्या होता है, टू द, और यू कैन से द लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। पानी का निकल जाना इज डिहाइड्रेशन। देखो इसमें से पानी निकल जाएगा। कंसनट्रेटेड H2SO4 क्या होता है, ड्राइंग एजेंट या डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ड्राइंग एजेंट भी नहीं कहेंगे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। कंसनट्रेटेड H2SO4 इज द डिहाइड्रेटिंग एजेंट, इसका नाम याद रखेंगे। जब भी ये आ जाता है तो कंपाउंड में से पानी को निकाल देता है। अब देखो कि ये सब होगा कैसे। अब ये है CH3 CH2OH, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं। अब देखो इसमें से पानी निकल जाएगा, इसमें से क्या निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा। तो पानी निकालो, H2 होता है ना, पानी H2 होता है ना, तो यहाँ से H2 और यहाँ से वो निकालो, निकल गया H2O। बचा क्या, CH3CH, यही बचा। अरे बताएंगे सब लोग, इतना ही तो बचा ना, इस कंपाउंड में पानी निकल जाने के बाद यही तो बचा, और ये बचा तो अब इसको थोड़ा सा बना लो। कार्बन कार्बन के बीच में ऐसे बनाओ, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन है, 4, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन। अब मेरी बात सुनो, आप इसमें दोनों कार्बन्स को देखो, ये लोग कितने बॉन्ड बना रहे हैं, ये दोनों कार्बन कितने बॉन्ड बना रहे हैं, 3, 2 हाइड्रोजन के साथ बना रहे हैं। हर एक कार्बन को देखो पर्टिकुलरली, ये 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, 3 बॉन्ड, और चौथा बॉन्ड ये डबल बॉन्ड बना लेंगे, चौथा ये डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो चौथा बॉन्ड ये अपने आपस में बना लेंगे, मतलब कार्बन कार्बन के बीच हो जाएगा क्या, डबल बॉन्ड। इस तरीके से हो गई फॉर्मेशन, इतनी सी बस बात थी।
अब हम आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। पहला तो है कि ये है कलरलेस लिक्विड। कलरलेस लिक्विड हैविंग सार टेस्ट एंड अ स्मेल ऑफ विनेगर। इथेनोइक एसिड को जब हम 5% सोल्यूशन बनाते हैं इन वाटर, देन इट इज़ कॉल्ड विनेगर। विनेगर इथेनोइक एसिड का ही एक फॉर्म है। जब इथेनोइक एसिड की 5% सोल्यूशन हम पानी में बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड विनेगर। सो इट इज़ अ कलरलेस लिक्विड हैविंग सार टेस्ट एंड अ स्मेल ऑफ विनेगर। बॉइलिंग पॉइंट 391 केल्विन है। बॉइलिंग पॉइंट 391 केल्विन है। कई सारी बुक्स में या कई बार हम कहते हैं कि इथेनोइक एसिड इज ओनली विनेगर, विनेगर ही इथेनोइक एसिड है, पर ऐसा नहीं है। इथेनोइक एसिड की 5% सोल्यूशन इन वाटर इज विनेगर। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम विनेगर। विनेगर उससे बनता है, ना कि वही विनेगर है। व्हेन प्योर CH3COOH इज फ्रीज्ड, जब हम प्योर इथेनोइक एसिड को फ्रीज करते हैं तो क्या बनता है? कलरलेस आइस बन जाती है। कलरलेस आइस की तरह एक सॉलिड बन जाता है जिसको हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। ग्लेशियल क्यों? क्योंकि वो फ्रीज हो जाता है, एकदम आइस की तरह फॉर्मेशन हो जाता है एक ट्रांसपेरेंट सॉलिड का, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्लेशियल एसिटिक एसिड। नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज। व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटिक एसिड? नंबर 1 इज स्टेरिफिकेशन। स्टेरिफिकेशन में क्या होता है? ईस्टर फॉर्मेशन। स्टेरिफिकेशन मतलब एस्टर फॉर्मेशन। इथेनोइक एसिड और इथेनॉल की रिएक्शन होती है। इथेनोइक एसिड और इथेनॉल की रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, जिससे हमको क्या मिलता है? एस्टर मिलता है। जिससे हमको एस्टर मिलता है। हमें ज़्यादा याद नहीं करना है, बस ये याद रखना है कि एस्टर की स्मेल कैसी होती है? स्वीट स्मेलिंग। स्वीट स्मेलिंग एस्टर होता है। फ्रूटी स्मेल होती है, या तुम इसको फ्रूटी स्मेल भी कह सकते हैं। फ्रूटी स्मेल, फ्रूटी स्मेलिंग एक एस्टर फॉर्म होता है। कौन कौन सी चीज़ें मिक्स हुई हैं यहाँ पे? एथेनोइक एसिड और एथेनॉल, इन दोनों को मिक्स करके एसिडिक मीडियम में क्या बनाया गया है? एस्टर। एस्टर कैसे बना है इसको याद रखेंगे। CH3CO, यहाँ पे थोड़ा सा गलत फॉर्मेशन हुआ है, तो लेट मी टेल यू, वेट, यहाँ पे हम बना देते हैं। दिस इज एथेनोइक एसिड एंड दिस इज एथेनॉल, C2H5OH। अभी तक सबको क्लियर हो जाना चाहिए इतना तो। ये एथेनोइक एसिड हो गया, ये एथेनॉल हो गया, इन दोनों को मिला के बनता है एस्टर। CH3 C डबल बॉन्ड O इसको हम ना थोड़ा सा सही करते हैं। ये C हो गया, COO CH2 CH3, ये हो गया एस्टर। CH3 COO, ठीक है, 2 3 4 बॉन्ड पूरे हुए, और CH2 CH3, ये हो गया एस्टर। ठीक है, इतनी सी बात हमको याद रखनी है। ये रिएक्शन एस्टेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बेसिस पे कि किसके बीच में रिएक्शन आपसे पूछी जा सकती है, तो आप क्या कहेंगे कि एथेनोइक एसिड और एथेनॉल के बीच में रिएक्शन है, क्या फॉर्म होता है? तो एस्टर फॉर्म होता है। इसकी केमिकल इक्वेशन लिखिए, वो भी आपको लिखने को आ सकती है। एस्टर की स्मेल कैसी है? तो फ्रूटी स्मेलिंग सब्सटेंस है। ठीक है, स्वीट स्मेलिंग या फ्रूटी स्मेलिंग सब्सटेंस है। दैट इज ऑल अबाउट एस्टेरिफिकेशन। व्हाट एल्स? नथिंग एल्स इज गिवन। सेकेंड आता है रिएक्शन विद बेस। बेस के साथ रिएक्शन कैसे होती है? तो NaOH एक बेस है जिसके साथ हम एथेनोइक एसिड CH3COOH की रिएक्शन कराएंगे। क्या फॉर्म हो जाएगा? CH3COONA, Na यहाँ आ जाएगा और H2OH के साथ चला जाके पानी बना देगा। कैसे? एक बार करते हैं, एक बार इसको हम करते हैं। ये हो गया हमारा NaOH, ये हो गया हमारा CH3COOH, ये H+ बना, ये CHCO माइनस, ये Na+, ये OH माइनस, टूट गया, ब्रेक हो गया। उसके बाद क्या बनेगा? CH3COONA, क्रॉस में जोड़ दो, प्लस माइनस से जुड़ेगा,
और माइनस प्लस से जुड़ेगा और H2O बन जाएगा, पानी बन जाएगा। इतनी सिंपल सी चीज़ है, इतना सिंपल सा रिएक्शन है। इसको हम समझेंगे कैसे, Na प्लस OH माइनस टूटा, CH3COO माइनस H प्लस टूटा, क्रॉस में जुड़ गया। और क्या हुआ, क्रॉस में जुड़ गया, प्लस माइनस से जुड़ गया, माइनस प्लस से जुड़ गया, बस इतनी सी चीज़ थी। इतना सिंपल सा हमारे लिए रिएक्शन था। नाउ लेट्स सी, क्या और कुछ दे रखा है? हाँ, सेकेंड वाला है रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। हाउ इज इथेनोइक एसिड रिएक्टिंग विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स? इथेनोइक एसिड व्हेन रिएक्ट्स विद सोडियम कार्बोनेट, फिर से वही होगा CH3COONA H2O, और इस बार कार्बोनेट है तो CO2 भी रिलीज होगा। हाइड्रोजन कार्बोनेट, इस बार CH3CONA ही बनेगा, कार्बोनेट है तो CO2 रिलीज होगा, और हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो पानी भी फॉर्म होगा, वाटर वेपर भी रिलीज होगा। डिफरेंस पता करते हैं। कार्बोनेट के साथ रिएक्शन में जो था वो तो वैसे ही फॉर्मेशन हुआ, पानी भी रिलीज हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हुआ। यहाँ भी क्या हुआ, पानी भी रिलीज हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हुआ। दैट इज ऑल। Now we are going to discuss a very important topic, and probably this is the last topic of the chapter if I'm not wrong. Yes, ये आखिरी चैप्टर की टॉपिक है, ठीक है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। प्लीज़ पे लॉट ऑफ अटेंशन हियर टू दिस स्लाइड, ठीक है। सोप इज सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आपसे सोप की डेफिनेशन पूछती है एज इट इज़, आप यही डेफिनेशन लिखेंगे। सोप इज सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये अभी आपको देखने को भी मिलेगा और समझने को भी मिलेगा। फिलहाल के लिए ये डेफिनेशन आप एज इट इज़ अपने नोटबुक में लिख लें, एज इट इज़, इसको एग्ज़ाम में ऐसा ही लिखना है। एग्जाम्पल क्या है, C17H35COONA। इसमें बोला क्या है, सोडियम या तो पोटेशियम सॉल्ट है। देखिए आपको सोडियम दिख रहा है यहाँ पे, एवरीवन कैन यू सी Na प्लस सोडियम, एंड दिस इज अ सॉल्ट। आपको सॉल्ट समझ आ रहा है ना कि ये C17H35COO माइनस और Na प्लस, सो दिस इज अ सॉल्ट एंड दिस इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट दैट यू कैन ऑल्सो सी। यहाँ पे देखिए सारे लोग, क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड है? अब तक मुझे लगता है सब कोई पहचान सकता है फंक्शनल ग्रुप्स को। अगर आपने लेक्चर्स बहुत अच्छे से अटेंड किए हैं तो यू कैन आइडेंटिफाई ऑल द फंक्शनल ग्रुप्स। कैन यू नाउ सी दैट सोप्स डेफिनेशन इज जस्टिफाइड? इट इज़ द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। बड़ी लंबी चेन होती है, लॉन्ग चेन देख सकते हैं आप। C17 कार्बन है, ऐसे 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 17 कार्बन की चेन है। कैन यू सी दैट? H35COONA, तो ये लॉन्ग चेन होता है। दिस इज लॉन्ग चेन पोटेशियम और सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सोप्स आर इफेक्टिव ओनली इन सॉफ्ट वाटर। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है इसने कि सोप जो हैं वो सिर्फ सॉफ्ट वाटर में। आई होप यू नो व्हाट इज सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर, ठीक है। सोप्स आर इफेक्टिव ओनली इन सॉफ्ट वाटर। डिटर्जेंट्स क्या होते हैं? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सोप्स एंड डिटर्जेंट। व्हाट आर डिटर्जेंट्स? दे आर अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें भी लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड होगी, पर ये किसके सॉल्ट हैं? अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट, अमोनियम और सल्फोनेट के सॉल्ट हैं। डिटर्जेंट्स आर इफेक्टिव इन बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, तो इसीलिए डिटर्जेंट सोप से ज़्यादा अच्छे होते हैं क्लेंजिंग एक्शन में, ठीक है। डिटर्जेंट सोप से ज़्यादा अच्छे होते हैं क्लेंजिंग एक्शन में, वो सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर दोनों में इफेक्टिव होते हैं। गॉट माई पॉइंट एवरीवन, ठीक है, समझ में आ गई? हार्डनेस ऑफ वाटर इज ऑल्सो अ टॉपिक, इफ इट इज़ इंक्लूडेड देन आई विल टीच यू, अदरवाइज ये फिर हायर क्लासेस का टॉपिक हो जाएगा। जस्ट अंडरस्टैंड डिटर्जेंट्स आर मोर पावरफुल और मोर हेल्पफुल इन क्लीनिंग बिकॉज दे आर इफेक्टिव इन बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, whereas soaps are only effective in soft water. Remember this. Also, you can also see
कि डिटर्जेंट क्या है, अमोनियम या सल्फोनेट सॉल्ट हैं लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड के, जबकि सोप क्या थे, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट थे लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड का। प्लीज़ रिमेंबर दिस। ऑल्सो सोप मॉलिक्यूल में क्या क्या होता है ये देखिए, 2 पार्ट्स होते हैं सोप के मॉलिक्यूल में, यहाँ से देखो, आयोनिक या हाइड्रोफिलिक पार्ट, ये देखो हाइड्रोफिलिक एंड, ये वाला हाइड्रोफिलिक एंड है, एक इसका हेड होता है, एक इसकी टेल होती है, एक इसका हेड होता है, एक इसकी टेल होती है। तो जो हेड होता है वो क्या होता है, वाटर लविंग, वो क्या होता है, वाटर लविंग यानी हाइड्रोफिलिक, फिली मतलब होता है लव, तो हाइड्रोफिलिक यानी वाटर लविंग एंड, और हाइड्रोफोबिक टेल कहते हैं इसको, दिस इज टेल पार्ट, और ये टेल कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक, वाटर से डरती है, वाटर को पसंद नहीं करती, वाटर हेटिंग पार्ट। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ सोप मॉलिक्यूल। अब इसमें जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, द हेड इज आयोनिक, द हेड इज द आयोनिक पार्ट, ठीक है, ओके। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सोप मॉलिक्यूल। अब देखो मिसल फॉर्मेशन, क्लेंजिंग एक्शन, तो सफाई कैसे करता है सोप। हाउ इज इट दैट द सोप क्लीन्स द डर्टी क्लोथ, मोस्ट डर्ट इज ऑयली इन नेचर and hydrophobic end attaches itself with the dirt and the ionic end is surrounded by a molecule of water। देखिए क्या होता है, ज़्यादातर डर्ट ऑयली होती है नेचर में, तो किस तरीके से अरेंज हो जाता है, जैसे कि सपोज ये डर्ट है, सपोज दिस इज द डर्ट, एंड हाउ इज इट दैट द सोप इज अटैच्ड लाइक दिस, ये टेल्स आप देख पा रहे हैं, हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं, अभी पढ़ा था, और हाइड्रोफिलिक हेड्स हैं, तो वो इस तरीके से अपने आप को डर्ट से अटैच कर लेते हैं, जिससे कि हेड जो है वो बाहर की तरफ रहें, वाटर के साइड रहें, और टेल्स हमारे डर्ट से स्टिक करती रहें, ठीक है। द रिजल्ट इज फॉर्मेशन ऑफ अ रेडियल स्ट्रक्चर। इस तरीके का एक रेडियल स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मिसेल्स, इन्हीं को हम मिसेल्स कह रहे हैं। द वन आई हैव ड्रॉन हियर इज द रफ स्ट्रक्चर ऑफ मिसेल्स, ये देखो मिसेल बनी हुई है, ओके, आई होप यू कैन सी दैट। थोड़ा सा जूम करते हैं, देखिए ऑयल ड्रॉपलेट, बीच में डर्ट या ऑयल ड्रॉपलेट फंसा हुआ है, और किस तरीके से सोडियम हेड्स जो हैं वो बाहर की तरफ हैं, हाइड्रोफोबिक टेल्स अंदर की तरफ हैं, क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक हैं इसलिए वो वाटर को फेस नहीं करेंगी, जबकि हेड्स हाइड्रोफिलिक हैं जो कि वाटर को फेस करेंगे। दिस इज द प्रॉपर रेडियल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन ऑफ मिसेल्स। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर टू यू नाउ। सोप मिसेल्स हेल्प टू डिजॉल्व डर्ट, और इसी के साथ वो क्या करती हैं, डर्ट को डिजॉल्व करने में हेल्प करती हैं, और वाटर में ग्रीस या डर्ट को डिजॉल्व करके क्लोथ जो होता है वो क्लीन हो जाता है। दिस इज हाउ द सोप वर्क्स। There could be a question, wait. There could be a question on this topic, the cleansing action of soap. This is very important. If it comes, it will come in 5 marks. It will be a 5-mark question in your board exams. So please describe the complete procedure along with this. The formation of micelle with a diagram. एक वेल लेबल्ड डायग्राम के थ्रू आप फॉर्मेशन ऑफ मिसेल्स दिखाएंगे। अलॉन्ग विद दैट दिस, द मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट, मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट्स होते हैं इन द हार्ड वाटर, दे रिएक्ट विद द सोप मॉलिक्यूल टू फॉर्म इनसॉल्युबल प्रोडक्ट, जिसको हम स्कम कहते हैं। जो हार्ड वाटर होता है उसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट्स होते हैं, जो कि सोप के साथ रिएक्ट करके एक इनसॉल्युबल प्रोडक्ट यानी कि स्कम बनाते हैं, और ये स्कम ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है क्लेंजिंग एक्शन में। इसीलिए हम हार्ड वाटर में डिटर्जेंट्स का यूज़ करते हैं, बिकॉज बाय द यूज ऑफ डिटर्जेंट इनसॉल्युबल स्कम इज नॉट फॉर्म्ड विद हार्ड वाटर एंड द क्लोथ्स गेट क्लीन्ड इफेक्टिवली, बिकॉज द फॉर्मेशन ऑफ स्कम डज नॉट हैपन व्हेन वी यूज डिटर्जेंट। पर जब हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट सोप के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो स्कम बनाते हैं, जिसकी वजह से
जो क्लोथ है, जो डर्ट है, वो क्लीन नहीं होती है. आई होप यू गॉट माई पॉइंट. समझ आ गया सबको? That is all for the chapter. Your chapter is over. So thank you everyone for joining me here and paying a lot of attention with this lecture. I hope you have attended the previous part also. If not, do attend it. Thank you. Bye bye. Take care. I hope you liked my presentation. If so, do consider liking, commenting, sharing it with your friends and subscribe to my channel. Thank you. Bye bye.